हम गुरुकुल के विषय में बात कर रहे थे। आप जानते होंगे तक्षशिला नाम की एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी अपने टाइम की हमारे देश में रही है, नालंदा के अंदर। जहाँ से चाणक्य जी भी जो से चाणक्य जी भी, जहाँ से चाणक्य जी का शुरुआत हुई, और वहाँ से एक नहीं अनेकों चाणक्य रहे। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुग़लों ने उसकी लाइब्रेरी को जला दिया। उस लाइब्रेरी को जलने में ही 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा। अच्छा। इतनी सारी ग्रंथ उसमें थी, और ये कोई फायर सर्किट वाली आग नहीं थी। अच्छा। एक मैसिव स्केल में आग, डेलिब्रेट Planned, प्लान्ड आग लगाई थी। तो उस पूरी तो लाइब्रेरी इसमें तो ऐसे ऐसे रिसर्चेस होंगी जो उनके भी काम आ सकती थी। उनके भी काम आ सकती थी। शून्य का आविष्कार भारत ने करा। जो हम बोलते हैं कि परमाणु शक्ति को अगर हम अपने ग्रंथों को ही उठा लेते हैं, हम अगर महाभारत काल से शुरू करते हैं, महाभारत काल में आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र के पुत्र ने परमाणु हथियार उस समय पे चला दिया, और जिसको कंट्रास्ट में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र साधना पड़ा। अब वो ब्रह्मास्त्र क्या है? आज की तारीख में वो न्यूक्लियर वेपन है जो बना भी नहीं है। आज हमें न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए एक चलती हुई साधन की ज़रूरत है। एनीथिंग विच इज़ मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड एट अ फ्रॉम अ वेरी डेसिग्नेटेड एरिया, उसकी ज़रूरत है। अब समझिए उस समय पे हथियार जो आपके पास है भी नहीं, आपने मंत्रों का उच्चारण करा, और जो आपका नॉर्मल तीर कमान है उसमें ब्रह्मांड की वो शक्ति उसके अंदर आ गई, और सिर्फ एक अकेला व्यक्ति अपने हाथ से उसको चला रहा है। एम करके न्यूक्लियर हथियार चला रहा है, और ज़रूरत पड़ने पे उस न्यूक्लियर हथियार को वापस भी बुला रहा है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी थी, और इसी से ही हमारा पूरा ये सर्कल ऑफ लर्निंग शुरू हुई और चलती भी रही। आप देखेंगे मसालों का आविष्कार भारत में हुआ, और वही मसाले सिल्क रूट के थ्रू पूरे विदेश में जाने हुए, जिसके चक्कर में चाइना से सिल्क व्यापारी सिल्क लेके यहाँ आते और हमसे मसाले ले जाते। वही मसाले टर्की गए, वही मसाले यूएस गए। उसी की खोज में विदेशी हमारे यहाँ आए। क्या उनके पास जाने के लिए दुनिया का और कोई कोना ही नहीं था कि वो हमारे पास आए? और 200 साल तक, 200 साल तो अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुग़लों ने राज किया। अब मुग़ल कोई भारतीय थोड़ी थे, अफ़गानिस्तान से आए थे या पख्तून से आए थे। तो उनको ऐसा क्या था कि वो हमारे ही देश में आए? चाइना जा सकते थे, और आसपास के दुनिया भर के जगह थे वहाँ जा सकते थे, हमारे पास ही क्यों आए? क्योंकि हम एजुकेशनली बहुत एजुकेटेड थे, और जो एजुकेशन में बहुत रिच होगा उसके पास बहुत समृद्ध भी होगा। कल्चरली रिच थे। अब अंग्रेज़ों ने आते ही सबसे पहले, अंग्रेज़ों ने नहीं, मुग़लों ने आते ही सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम पे वार करना शुरू करा। हमारी गुरुकुल परंपरा को ख़त्म करा। उन्होंने ये देखा कि ये लोग अपने माँ बाप से नहीं, गुरु को अटैच्ड हैं, और गुरु अपने बच्चे से ज़्यादा बाकियों के बच्चों को अपना बच्चे मानता है। तो किसी में भी उस तरह का भेदभाव है ही नहीं। तो जब मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा मान लूँगा तो आपसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपसे जब मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो हमारे परिवार की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। जब परिवार की बॉन्डिंग होगी तो हम एक समाज का, बहुत सुरक्षित समाज का, प्रिजर्व्ड समाज का हिस्सा बन जाएंगे। ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव पूरा देश एक समाज हो जाएगा। अगर किसी से अच्छी दोस्ती करनी है तो सबसे पहले अपने बच्चे को उसके बच्चे का दोस्त बनवा दो। जहाँ पे परिवारों की दोस्ती होगी वो दोस्ती कई वर्षों तक चलेगी, और जहाँ सिर्फ 2 लोगों की दोस्ती होगी वो कुछ ही दिनों में, महीनों में, साल में टूट जाएगी। हमारे व्यापारिक संबंध भाई भाई में टूट जाते हैं, दोस्तों में टूट जाते हैं। इनका कारण ही यही है, क्योंकि उनके परिवार संयुक्त नहीं हुए, परिवारों में दोस्ती नहीं हुई। और आप जितने भी बड़े उदाहरण उठा लें,
अगर परिवार में दोस्ती है तो वो फ्लरिश हो रहा है, वो देश फ्लरिश हो रहा है। सेम कारणों के कारण मुग़लों ने सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया, और ऐसे ऐसे अनेकों विश्वविद्यालयों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक ही कारण, इनका पढ़ाने का तरीका तोड़ो, इनकी सोच तोड़ो, गुरुकुल सिस्टम तोड़ो। जो आपस की बॉन्डिंग है, जो शिष्य और अध्यापक का बॉन्ड है, उसको तोड़ो। उसके बाद इन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ ना पढ़ने वाले हैं, पर ये अपने संस्कारों को बहुत मानते हैं, मंदिरों को बहुत मानते हैं, और ये सबका क्षेत्र मंदिर है। हर रोज़ ये लोग शाम को मंदिर जाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, तो इनकी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी वहाँ से होती है। तो इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू करा, नेटवर्किंग का मेन केंद्र वहाँ से ख़त्म, बॉन्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा गया। बट क्योंकि मुग़लों में खुद आपस में, क्योंकि जिस तरह से वो आते हैं, बेटा गद्दी के लिए अपने पिता को मार देता है, भाई अपने गद्दी के लिए अपने भाई को मार देता है। तो वो जिस तरह से आते थे, तो इसी कारण से उनका भी पतन हुआ कि वो इकट्ठे नहीं हो पाए। तो उन्होंने एक वार करा, पर वो वार हमारी इकोनॉमी को या हमारे उसको नुकसान करा, बट उतना नहीं कर पाया। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने देखा कि मुग़लों ने आधा काम तो कर दिया है, इनका एजुकेशन सिस्टम और इनका बिलीफ सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट आज भी आप मेरी किताबें ही तो जला सकते हो, जो मेरे अंदर ज्ञान है उसको कैसे नष्ट करोगे? ये तो अभी भी नहीं मानते, अपना ज्ञान दूसरे को देते हैं। तो इन्होंने क्लरिकल सिस्टम शुरू करा, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, जिसे हम मकफिकेशन या रट्टा सिस्टम बोलते हैं। हमें क्लर्क की ज़रूरत है, लीडर की ज़रूरत नहीं है। क्लर्क का काम होता है जो सेठ ने बोल दिया उसको डिट्टो उतार दो। तो हमें सिखाया गया कि आप पढ़ें और चैप्टर के पीछे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनमें से उन्हीं को याद कर लो और उन्हीं को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हमें बहुत बढ़िया क्लर्क बनना सिखाया गया। हम लीडर थे, विश्वगुरु थे, और हमें बहुत ही सावधानी के साथ क्लरिकल सिस्टम में डाल दिया गया। तो उसके बाद हम ये रैट रेस में शुरू हो गए, तू ज़्यादा अच्छा पढ़ के लिख देगा या मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ के लिख दूंगा, और हमारे सारी एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी पे चलती है। तो ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये काम करा गया है। बट मुझे ऐसा लगता है अब इस सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत है, और बहुत सारे स्कूल इस पे काम भी कर रहे हैं। इसमें से छोटा सा प्रयास हम भी अपने स्कूलों में कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले, आप पेरेंट हैं, आपकी चिंता है कि मेरा बच्चा बस में बैठा, क्या वो एक्चुअल में बस में बैठा या नहीं बैठा। तो हमने स्कूल की ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत छोटा सा परिवर्तन, कैमरा लगा दिया और कैमरे की एक्सेस पेरेंट को दे दी। आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हैं, तो वहाँ टोकन लो, टोकन को टच करो, बायोमेट्रिक गेट होता है और गेट खुल जाता है। हमने फिर वही बायोमेट्रिक गेट सिस्टम अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर दिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ जी, ये तो आपने एक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बता दिया कि और क्या आपके फीचर्स हैं जो बाकी स्कूलों से अलग है? सबसे पहले हमने अपने स्कूलों से बैग के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। व्हाट इफ़ कि मैं किताबें ही नहीं दूँ, मैं किताब ही स्कूल में रख लूँ, कॉपियाँ ही स्कूल में रख लूँ। हाँ, और ऐसा पॉसिबल है? मैं तो चला रहा हूँ 4 साल से। अच्छा। अब हम किसी भी बच्चे को किताबें घर ले जाने नहीं देते। फिर वो होमवर्क कैसे, होमवर्क अगर देना क्यों है? आपने कोई देश चलाना है। नहीं होता ना कि बच्चे चलो रिवीजन कर लेते हैं, मतलब उस कारण, मतलब जो हमारे टाइम में चलता था कि भाई इसलिए। देखो, हम सब आज व्यापार कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस का काम अपने घर पे कितनी बार लेके जाते हो? ले जाना पसंद करते हो? लेके जाना भी नहीं पसंद। रेयर, बहुत रेयर, कभी कभार। कोई ले जाना पसंद नहीं करता। वो ऑफिस में 1 घंटा फालतू लगा लेगा, हाँ राइट, और घर ले जाना नहीं पसंद करता। हम इतने बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, और फिर भी हम ले जाना नहीं चाहते। और हम आज एक
3 साल के 5 साल के बच्चे को बोल रहे हैं कि तू अपने ऑफिस का काम अपने घर ले जा। हम नहीं करना चाहते और उससे उम्मीद कर रहे हैं, तो ये करना क्यों है? इसी कारणों से हमने उसको बैग ही हटा दिया कि बैग लेकर ही नहीं जाना है। अब हमने उसको बैग के नाम पे एक छोटा सा कैरी बैग टाइप दे दिया है। हमने उसको इंडिविजुअल लॉकर्स प्रोवाइड करे हैं। हर क्लासरूम के बाहर हर बच्चे का एक लॉकर है, तो वो अपनी किताबें, अपनी नोटबुक्स, अपने ज्योमेट्री उसमें रखेगा। पर मेरा काम यहीं पूरा नहीं हुआ, मैंने उसके लॉकर्स का ताला नहीं लगाने दिया। मुझे ये डर क्यों हो कि ये मेरे से पसंद नहीं करते या आप मेरे को पसंद नहीं करते तो आप मेरी कॉपी का पन्ना फाड़ देंगे या मेरी पेंसिल चुरा लेंगे, ये क्यों हो? तो मैं उसको ताला नहीं मारने देता, जो है ओपन में है। तो अब ना वो बैग ला रहा है, जब बैग ही नहीं ला रहा तो होमवर्क कैसे होगा? जब होमवर्क ही नहीं होगा तो ट्यूटर पढ़ाएगा क्या? और जब ट्यूटर नहीं आ रहा तो मम्मा क्या करेगी? बट हम उसको खाली नहीं छोड़ रहे। अब मैं उसको असाइनमेंट्स देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं। 1 पेज की वर्कशीट बैग में डालो, ले जाओ। जो स्कूल में पढ़ा होगा वो अपने आप ही उसको फिर उस शीट में फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए होमवर्क वही होगा। अब वो होमवर्क थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैंने उसको बोला है कि आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, देखो ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या इसको न्यूज़ में कहीं कटिंग में आया, नेट पे इसके बारे में कुछ अवेलेबल है? अपने पिताजी से पूछ कर आओ, दादाजी से पूछ कर आओ। अच्छा, दिमाग खुलता है इससे। आप 2 बात और समझिए, एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करना चाहते, और माँ बाप से कर लेते हैं तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, दादा दादी से बात नहीं करना चाहते। दादा दादी जो आज 70-75 की एज में हैं, जिनके जीवन का सबसे बड़ा मूल कारण उनके पोता पोती हैं, और वही उनके पास समय ही नहीं है बात करने के लिए, वो अपने में इतने व्यस्त हैं। तो हमने उस दुविधा को ख़त्म करने के लिए ऐसे असाइनमेंट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए जिसमें दादा दादी का और संयुक्त परिवार का ज़्यादा रोल है। तो ताऊ चाचा से, पापा मम्मी से, नाना नानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आए जो दिनचर्या में यूज़ होते हैं। तो हमारा बैग हटा, हमारा होमवर्क हटा, पेरेंट्स के ऊपर अलग से जो ट्यूशन का फाइनेंशियल लोड था वो कम हुआ, बच्चों के ऊपर का लोड कम हो गया, और फैमिली संयुक्त होनी शुरू हो गई। तो ये हमने छोटा सा एक और काम करने की कोशिश करी। फिर आप मेरे से पूछेंगे कि जब होमवर्क ही नहीं होता, बैग ही नहीं देते, तो आप इवैल्यूएट कैसे करते हो? असाइनमेंट मतलब असेसमेंट कैसे होगी? तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं असेसमेंट ही नहीं करता, और जो हम असेसमेंट करते हैं हम उसमें नंबर ही नहीं देते, ग्रेड्स ही नहीं देते। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब ट्रैक करते हैं रिकॉर्ड्स को? रिकॉर्ड ट्रैक करवाना है या कंपटीशन क्रिएट करना है? नहीं, कंपटीशन तो क्रिएट नहीं करना है, ये तो हमें भी पढ़ के समझ आए। कंपटीशन में जाना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इवैल्यूएशन करनी है। हाँ, Evaluation evaluation करनी है कि अब मेरे को वरुण जी आप एक चीज़ बताइए, आप मैथ्स का सवाल 1 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं और मैं मैथ्स का सवाल 2 मिनट में सॉल्व कर पाता हूँ, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? हमें मैथ्स का सवाल सॉल्व करना है सॉल्व करना है बस। मैथ का सवाल सॉल्व करना, या कितनी जल्दी सॉल्व करना है? नहीं, उससे तो कोई लेने देना नहीं। सॉल्यूशन सॉल्व करना। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो क्लरिकल था, तो हमें रेस में लगा दिया कि किसने 1 मिनट में किया, किसने 2 मिनट में करा, किसने करा किसने नहीं करा, कौन मैथ्स का टॉपर है, कौन इंग्लिश का टॉपर है। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर मैंने मैथ्स का सवाल 2 मिनट में करा तो मैं ही अपने उस सवाल को 1 मिनट में कैसे करूं, और शॉर्टर ट्रिक्स कैसे हों, खुद की सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है। अब हो सकता है आप तबला बड़ा अच्छा बजाते हैं, मैथ्स अच्छी नहीं बजाते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती आपसे मैथ्स क्यों करवाऊं? आप एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूं। हमें जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? स्किल्स। हवा पानी तो है ही है, पर सबसे इम्पोर्टेंट आज तो हवा और पानी दोनों पैसों पे है। देखो ठीक है। कोविड ने हमें सिखाया अगर हवा लेनी है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पैसे दे के लाइन में लग के लेना पड़ेगा,
और पानी की बोतलें तो आज हम टैप का पानी वैसे भी नहीं पीते, बॉटल्ड वाटर ही पीते हैं। तो आज हवा और पानी ये भी पैसों पे है, फ्री में ये भी नहीं है। अब पैसे कमाने के लिए स्किल चाहिए। मैथ से कमाया हुआ पैसा या तबला बजा के कमाया हुआ पैसा, दोनों का रंग सेम है। 100 रुपये का नोट तबले वाले का भी वैसा ही काम करता है जैसा मैथ वाले का करता है। तो ऑब्जेक्टिव एक बहुत सुरक्षित, समर्पित, इज्जत के साथ जीवन जीने का है, ना कि एक कॉम्पीट करने का है। तो हम क्यों ना अपनी इच्छा ऐसी बना लें कि अगर मेरे को एक स्किल है गाने का और मैं चाहता हूँ उसको मैथ सिखाना, तो जो मेरे अंदर का स्किल है उसको तो मैं दबा दिया और जो मुझे नहीं आता उसको मैंने उठा दिया। तो ग्रोथ कैसे होगी हमारी? और उसका सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। आपके बच्चे ने इस साल इतना करा और मेरे बच्चे ने इस साल इतना नहीं करा। इसी में रह जाते हैं बस फिर। जब कंपटीशन करेंगे तभी वो मैथ्स के कंपैरिजन होगा। और जब मैं कहता हूँ कि मैं ग्रेड ही नहीं दूंगा, नंबर ही नहीं दूंगा, तो कंपटीशन किससे करोगे? आपको पता ही नहीं है मैथ्स में आपका ग्रेड कितना आया, नंबर कितना आया, तो आप अपनी क्लास के बच्चों से तो कर नहीं सकते, और जब नंबर नहीं है तो दूसरे स्कूल के बच्चों से भी नहीं कर सकते। तो अब वो पेरेंट रैट रेस में दौड़ेगा कैसे? तो बच्चे के ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं वो क्रिएट कैसे होगा? पर इसका ये मतलब नहीं है मैं उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहा। हमारा मकसद है बच्चों की कमियों को जानना। अब हम उसकी पीटीएम में उसकी डिटेल एनालिसिस बनाएंगे, हर किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा गया, सॉल्व करने के पीछे के कारण क्या थे, अप्रोच क्या थी, हम उस पर टारगेट करेंगे और उसकी डिटेल एनालिसिस बनाएंगे। तो इससे हमारे टीचर का काम बढ़ा, बच्चे का नहीं। बच्चे को पिन पॉइंट पता चला कि मेरी ये गलती थी और वो उसको इम्प्रूव करके सीख सके उससे। तो हमारा काम तो इम्प्रूवमेंट करवाना है, कंपटीशन करवाना नहीं है। फिर हम एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ और करते हैं। जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो हमारा कोई भी टीचर एग्ज़ाम में नहीं होता। सीसीटीवी तो रहता है पर टीचर नहीं होता। क्वेश्चन पेपर आएंगे, टेबल पे रख दिए जाएंगे, टीचर आएगा, एक एक क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे देगा और क्लास के बाहर खड़ा होकर कॉरिडोर में घूमता रहेगा। अब बड़ा स्वाभाविक सा मन में आता है कि चीटिंग कर लेंगे। हमें बच्चों को स्किल देना है या उसको डराना है, या हमने उसको ये कॉन्फिडेंस देना है तुम्हारी मेहनत से 5 नंबर कम भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा कंपटीशन तो है ही नहीं किसी के साथ। पर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरा तुम पे भरोसा वो बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए 3 साल से हम बिना इन्विजिलेटर के एग्ज़ाम ले रहे हैं और मेरा एक भी बच्चा चीटिंग नहीं करता। अब तो हमने वो जो कैमरे हैं उनको भी देखना बंद कर दिया है और मेरे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बच्चों के रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बच्चे शायद पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे ही श्रृंखला में आती है कि जी आपने किताबें हटा दी, एग्ज़ाम हटा दिया, या एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसका एनालिसिस हटा दी, और एग्ज़ाम भी तो आप बिना टीचर के ले रहे हो, तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल, हाउ डू यू एक्सप्रेस इट? तो जिसको पीटीएम होती है। अब हमने पीटीएम का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि टीचर बच्चे के बारे में बताएगा, अच्छी या बुरी जो होता है। अब हमने यहाँ से टीचर को फिर हटा दिया। अच्छा, समस्या मेरी है, समझना मेरे माँ बाप को है, तो टीचर क्या करेगा उसमें? तो हमने जो टीचर की डिटेल रिपोर्ट थी बच्चे के साथ क्लब करके रिपोर्ट बना दी। अब बच्चा हर पीटीएम पे अपने माँ बाप को अपनी चीज़ें खुद बता रहा है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं या मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं। अब हो सकता है वो कुछ कमियां छुपा लेगा, हम खड़े हुए सुन रहे हैं, पर हम रोकेंगे नहीं। अगली बार फिर मौका देंगे, फिर छुपाएगा, फिर मौका देंगे, और इस बात का देखेंगे कि वो कब तक अपनी कमियां छुपा रहा है, क्योंकि वो अपनी नहीं, वो हमारी कमियां छुपा रहा है, स्कूल की कमियां छुपा रहा है। तो इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें
स्कूल में। इससे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है। फिर हमने कुछ और चीज़ें, जैसे हमने बीच में बात करी थी कि बैग में बच्चा टिफ़िन लाता है। अब आप समझिए, सुबह 6 बजे माँ ने उठ के खाना बनाया, गरम खाना, बिल्कुल गरम गरम, और डिब्बे में डाल दिया, और 11 बजे वही खाना बच्चा खाएगा। अब वो चपाती का क्या हाल हो जाएगा? ये बिल्कुल जंक फूड के जैसा है, बना कहीं और, पैक्ड हो गया। और अब मैं तो ये कहूँगा ये जंक फूड से भी बुरा है, क्योंकि ये दोबारा हीट भी नहीं हो रहा। आप उनके लिए भी कुछ कर रहे हो मतलब? हमने अपने हर स्कूल में खाने की सुविधा बनाई है। अच्छा। हर बच्चे को फैसिलिटी है कि वो गरम खाना खाएगा। तो माँ को सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको बैग पैक करने की ज़रूरत, ना खाना बनाने की ज़रूरत, सिर्फ बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजने की ज़रूरत है। खाना हम करवाएंगे, असाइनमेंट्स हम करवाएंगे, रिपोर्ट हम बनवाएंगे, सब कुछ हम करा के देंगे। तो पूरी मेस ही, मतलब आपने कैंटीन ही खाने की सब बना दी। और हमारी कैंटीन 3 साल से लेके 30 साल तक के बच्चों का व्यवस्था करती है। तो सर एक बार में कितना खाते हो? मतलब जैसे ब्रेक होता था ना, तो सारे बच्चे फिर एकदम भागते होंगे। सारे आते हैं। और स्पेस कितना है हमारा वहाँ पे? हम 3000 बच्चों को खाना खिलाते हैं एक बार में। तो रोटेशन में बच्चे आते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, और वही खाना 3 साल का बच्चा भी खा रहा होता है, और वही खाना 30 साल का बच्चा भी खा रहा होता है। अलग अलग खाना नहीं बनता। सर आज के टाइम पे, जैसे जब मैंने स्कूलिंग करी थी तो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो 11th-12th में हमारी क्लासेस भी होती थी, बट स्कूल जाते थे। बट आज के टाइम पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स का इतना प्रेशर होने लग गया है, और बच्चे स्कूल ना जाके 11th-12th में वो सिर्फ कोचिंग सेंटर जाते हैं। तो डमी स्कूलिंग का कंसेप्ट चल चुका है। मेरे ख्याल से वो बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए, ताकि वो ग्रोथ जो 11th-12th में हम सीख पाते हैं वो नहीं सीख पा रहे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है जी। ये बड़ा एक विषय है सोचने वाला। कुछ लोग अपने प्राइवेट फ़ायदे के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, और स्कूलों में भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कोटा ऐसे शहरों में डमी स्कूल बहुत बेसिक थे 5 साल पहले, आज तो ये बेसिक पूरे हरियाणा में या पूरे देश में बनता जा रहा है। कंपटीशन के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी बात करती हैं कि लाखों बच्चों को लेती हैं, उनसे कंपटीशन की तैयारी करवाती है, और ये वादा करती है कि आपको हम जेई या बड़े इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा देंगे। पर अगर हम फैक्ट्स को देखें तो आईआईटी में 10,000 रैंक के बाद आईआईटी अवेलेबल ही नहीं है, और आईआईटी का एग्ज़ाम 1-2 लाख नहीं, कई लाख बच्चे बैठ के अपीयर करते हैं। वैसे ही डॉक्टर का रेशो तो 10,000 भी नहीं है, इससे भी कम है नीट में। और जितने बच्चे इन टोटलिटी अपीयर होते हैं, उतने बच्चे तो एक एक सेंटर में, एक एक कंपनी के पास है, 6ठी से 12वीं में। और अब तो ये कंपटीशन 6ठी तक आ गया है, 9वीं तक सीमित नहीं रहा। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है सोचने का। इस विषय में हमने थोड़ा सा काम करा है। हमने अपने ही स्कूलों में इंटीग्रेटेड करिकुलम को हम इस साल से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी की फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम उन फैकल्टीज़ को लाएंगे जिन्होंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है, खुद तरह का प्रेशर बियर करा है। तो अब बच्चे को हमारे स्कूल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल के करिकुलम में ही, वहीं रहकर ही अपनी पढ़ाई करेगा। अब उसको सीबीएसई और इंटीग्रेटेड लर्निंग वहीं स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक ही समय के अंदर। थोड़ा समय ज़रूर बढ़ेगा, बट उसको वहीं पढ़ाई करवा दी जाएगी। और हमने इसको मैंडेटरी वाले पार्ट में नहीं ला रहे हैं। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं बट आप जेई नहीं पढ़ना चाहते, तो आप रेगुलर साइंस, सीबीएसई की साइंस पढ़ सकते हैं। आप जेई की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप रेगुलर तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जेई की साइंस अलग पढ़ाएंगे। आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको नीट की तैयारी कराएंगे। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आज कॉमर्स में सीधा एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं, जिसके लिए सीयूएट का एग्ज़ाम होता है, सीयूईटी का। तो हम उसकी भी तैयारी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कराएंगे। तो आपने बेसिकली स्कूलिंग प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को इकट्ठा कर दिया है। क्लब करके हम एक ही एटमॉस्फेयर के, देखो बच्चा जब ये प्राइवेट ट्यूशन्स में जा रहा है तो यहाँ 2-3 तरह के बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। पहला,
जो क्लासरूम का एक स्कूल एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है जो कि सिर्फ एक संस्था कंट्रोल नहीं करती, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसको कंट्रोल करता है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब स्टेट और सेंटर दोनों उसको ईयरली ऑडिट और कंट्रोल करते हैं। उनके पैमाने फिक्स है, क्लासरूम साइजेस, रूम साइजेस, बाथरूम साइजेस सब फिक्स है कि उससे बेसिक पैरामीटर नहीं हो सकते। पर कोचिंग सेंटर का कोई पैमाना नहीं है। एक बिल्डिंग में छोटे से कमरे में जहाँ 50 लोग नहीं बैठ सकते वहाँ 200 लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। और जो मैं कई बार प्लेटफॉर्म्स पे बोलता भी हूँ, ऐसी संस्थाओं के, ऐसे कोचिंग एरियाज़ के कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई हादसा हो जाता है तो कुछ साल पहले जो सूरत में या दिल्ली में एक हादसा हमने देखा था, वैसा हादसा हम को निमंत्रण दे रहे हैं। तो हम स्कूलों को भी ऐसा करना चाहिए कि स्कूल में ही बच्चों को ये व्यवस्था सुविधा मिल जाए और दोनों का इसमें काम हो सकता है। कोचिंग को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इसी में हम भविष्य में क्लैट को भी लेकर आएंगे। जो CA CS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी प्रीलिम्स की तैयारी हम यहीं पे कराएंगे। आर्किटेक्चर के लिए कोर्स होता है, नाटा का एक टेस्ट होता है, उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। अच्छा, अब ये जो तैयारियां हम करा रहे हैं ये 9वीं से 12वीं के लिए बात हो रही है, पर हम 6ठी से बच्चों को ओलंपियाड इन सब की तैयारियां भी साथ साथ ही कराएंगे। और जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका सबसे बड़ा जो मूल मंत्र रहेगा ये स्ट्रेस फ्री, और जिसे मैं विज्ञापनों के माध्यम से पब्लिश करेंगे हम कि ये स्ट्रेस फ्री, सुसाइड फ्री, एंजाइटी फ्री करिकुलम है। बिल्कुल ठीक है। हम आपको JEE की तैयारी नहीं करवा रहे, हम आपको लाइफ की तैयारी करा रहे हैं। आपका मकसद इंजीनियरिंग करना है, प्राइवेट या पब्लिक से नहीं, इंजीनियरिंग करना है। आपका मकसद डॉक्टरेट मेडिकल साइंस सीखना है। अब इंजीनियरिंग हो सकता है फॉरेन में पढ़ाई जाती हो, मेडिकल साइंस हो सकता है फॉरेन में हमारे यहाँ मेडिकल साइंस का प्रोग्राम 1 करोड़ से तो शुरू होता है प्राइवेट पब्लिक के बाद, प्राइवेट सेक्टर्स में। वही प्रोग्राम चाइना में या बाकी देशों में आधे पैसों में या उससे भी कम पैसों में हो जाता है। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों के पास है, और जिनके पास है वो इसी कंसल्टेंसी के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, या बच्चों को बहला के फुसला के गलत तरीके से उन्हें भेज देते हैं फॉरेन में। तो हम सिर्फ इसी के लिए नहीं, हम बैंकिंग कैसे करी जाएगी, बैंक इनको सपोर्ट कैसे करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ जाएं, कैसे फॉर्म भरें, उनका तरीका क्या है, उसको हम स्कूल में ही कवर करेंगे। साथ में हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करेंगे, इस करिकुलम को इस तरीके से तैयार करेंगे। पढ़ाई तो बच्चा करता है पर उसका फाइनेंशियल लोड उसके माँ बाप उठाते हैं। हर बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, या रेल हो, या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, वो स्कॉलरशिप देती हैं, पर स्कॉलरशिप उन्हीं को देती हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम अपने बच्चों का स्किल सिर्फ IIT के लिए नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेवलप करेंगे कि जब ये पढ़ने जाएं तो इन्हें स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाए। एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, जब हम बात कर रहे हैं तो जो काउंसलर्स की सर्विस स्कूल प्रोवाइड करते हैं नाम के लिए, हाँ जी, फॉर द नेम सेक ओनली, तो हमारा स्कूल में ऐसा क्या हम लोग कर रहे हैं कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, कि कैरियर काउंसलिंग की बात करूं या अदर वे से बात करें कि भाई बच्चे को काउंसलिंग मिल रही है जो मिलनी चाहिए, या सिर्फ नाम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ना हमने एक बेहतरीन तरीका ढूंढा है जी। जैसे आप जानते हैं आज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत महंगे हैं, तो स्कूल के लिए साइकोलॉजिस्ट अफोर्ड करना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इशू। तो हमने स्कूल में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस कर दिया। अब साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए आपको कोई टीचर तो चाहिए ही चाहिए, और वही टीचर क्योंकि उसने खुद साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है तो वो साइकोलॉजिस्ट तो है ही है। तो हम उन तरह के लोगों को स्कूल में ले आते हैं। अब जब आप साइकोलॉजी या आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो आपने सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग की बात करी,
आज देखा जाए तो आज बच्चों में बहुत एंग्जाइटी, ADHD, डिप्रेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और ये सिर्फ 9वीं से 12वीं के बच्चों में नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चों में भी ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ही छोटी सी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या डिप्रेस होके एक कोने में बैठ जाते हैं, अपनी बात को बता नहीं पाते। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। इसको एड्रेस करना सिर्फ शेर के बारे में बात करने से शेर नहीं मरने वाला। शेर को पकड़ के कैद करना पड़ेगा, तब जाके शेर कंट्रोल में आएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने वैसे कंपलसरी किया हुआ है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट ने हर स्कूल के लिए ये कंपलसरी है एक साइकोलॉजिस्ट रखना। बट और कैरियर काउंसलर भी? कैरियर काउंसलर कंपलसरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी है। कि बच्चे को कोई भी दिक्कत हो वो ओपनली बात कर ले बस। सके। और काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की नहीं, बच्चों से ज़्यादा तो माँ बाप की ज़रूरत है, और माँ बाप से भी ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है, जिसे ये समझ में आना चाहिए कि डिप्रेशन में आया हुआ बच्चा, या जल्दी तेज बोलने वाला बच्चा, या गुस्सा करने वाला बच्चा, ये कोई बीमारी नहीं है। ये वो इश्यूज़ हैं जिन्हें एड्रेस नहीं करा गया है, हैबिट बन गई है। हो सकता है आपके घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, जिसके कारण आपके घर में कुछ लड़ाई चल रही हो, उसका सीधा सीधा असर बच्चे में आएगा। और बच्चों की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि जो वो बचपन में देख रहे हैं वो रिकॉल करके अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, जो अपने अपने स्तर पे अब कुछ स्कूल कर भी रहे हैं, और हम भी उसमें उनका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।